है ना, क्वेश्चनिंग कितने हैं करते हैं। सबसे पहले ये बताओ पूर्ति लोच की श्रेणियां कितनी होती है, बताओ पूर्ति लोच की श्रेणियां। 5। हाँ 5। और कोई इसके अलावा बताओ, बाकी लोग सहमत हो इस चीज से 5 ही होती है? हाँ सर सहमत है। कौन कौन सी होती है फिर? कौन कौन सी है, नाम तो बताओ। पूर्णतः बेलोचदार, इकाई लोचदार, और पूर्णतः लोचदार। ठीक है, ES पहली कौन सी, पूर्णतः बेलोचदार है ना। बेलोचदार का क्या बनेगा, ES <1 या greater than 1, या पूर्णतः बेलोचदार में इक्वल 0, बताओ। बेलोचदार में तो सर <1 होगा ना, यस। <1 होगा, ठीक है। तो पूर्णतः बेलोचदार में वो तो 0 ही हो जाएगा। 0 हो जाएगा। फिर इकाई लोचदार में इन्फिनिटी भी तो होता है ना सर। हाँ हाँ वो भी आएगी। हो गई 5। मांग की लोच भी क्या होगी, कितनी श्रेणी, मांग की लोच की भी कितनी श्रेणी होती है? 5 ही होती है सर उसकी। मांग की लोच की भी 5 श्रेणी होती है, सेम ईडी है ना। मांग की लोच 0, ईडी <1, ईडी इक्वल, ईडी ग्रेटर देन, ईडी आपकी अनंत लोचदार, ठीक है, ये सेम होती है। इसी तरीके से कीमत लोच वो कितने प्रकार की होती है, कीमत लोच बताओ। कीमत लोच पढ़ी थी क्या हमने? इसी तरीके से आय लोच वो कितने प्रकार की होती है? क्या हुआ बताओ भाई। ये भी सब 5 ही प्रकार की होगी, सेम ही तो होगी इससे। देखो मांग की लोच कीमत लोच सेम ही है, मांग की लोच को ही कीमत लोच बोलते हैं। यहाँ पे ईपी आ जाएगा, ईपी इक्वल टू 0, ईपी <1। इम्पैक्ट वही पड़ता है, कीमत के घटने बढ़ने का मांग पर पड़ने वाला प्रभाव, कीमत के घटने बढ़ने का पूर्ति पर पड़ने वाला प्रभाव, ठीक है ना। लेकिन आय लोच अलग होती है, EI है ना। तो आय लोच के अंदर क्या होता है, उपभोक्ता की आय के बढ़ने का उस वस्तु की मांग पर पड़ने वाला प्रभाव, ठीक है ना। आय का यही था, आय में भी वही है कि आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है और आय घटने पर मांग घटती है, धनात्मक संबंध है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है, ऋणात्मक संबंध। पूर्ति में क्या होता है, कीमत बढ़ती है तो पूर्ति, बताओ भाई, कीमत बढ़ती है तो पूर्ति घटेगी बढ़ेगी? बढ़ेगी सर पूर्ति। बढ़ेगी, ध्यान रखना, तो इनके बात करूँ उसी अनुसार इंक्रीज होगी सर। ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा हूँ, पूर्ति की लोच के मुख्य निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले घटक है ना, या मैं कहूँ निर्धारक तत्व। ऑप्शन दे रहा हूँ, बताना मुझे। पूर्ति की लोच के निर्धारक तत्व के क्वेश्चन है, समय तत्व, उत्पादन तत्व, क्षमता, भावी कीमत, संभावनाएं, या उपरोक्त सभी। पूर्ति उपरोक्त की सभी लोच आएंगे सर के इसमें। उपरोक्त सभी, जहां उपरोक्त सभी दिखा वहां उपरोक्त सभी बोल दो ना। ये सर दिमाग लगा के बोला। दिमाग लगा के बोला है, समय तत्व, चलो बताओ कि दिमाग लगा के बोला है। आपके पास ऑप्शन में नंबर 1 आ गया समय तत्व है ना, टाइम। तो टाइम कैसे प्रभावित करता है पूर्ति को, चलो बताओ। टाइम तो प्रभाव करेगा ना सर, जैसे मान लो अल्पकालीन है तो उसमें तो पूर्ति बढ़ा ही नहीं सकते ना अपन, तो दीर्घकालीन में बढ़ा सकते हैं, तो टाइम तो वैसे ही एक्ट करेगा उसको। यानी पूर्ति की लोच को समय तत्व आपका प्रभावित करता है, ये तो हुआ सही। दूसरा मैंने ऑप्शन बोला था, पूर्ति की लोच को उत्पादन क्षमता, ये कैसे प्रभावित करता है? उत्पादन क्षमता बताओ, आपका प्रोडक्शन है वो कैसे प्रभावित करती है, उनकी सब क्षमता पूर्ति को किस तरह प्रभावित करती है, बताओ। बोलो बोलो वो तो बताओ, सर प्रभावित करेगा ना सर, मशीनरी है
और वो सब है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से वो प्रोडक्शन होगा उसका, तो प्रभावित करेगा। राहुल नहीं जुड़ा ना, राहुल तो जुड़ जाएगा। एक काम करना, ग्रुप में मैसेज डाल दो ना एक बार। व्हाट आपका प्रोफेसर है ना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन था आपका पूर्ति की लॉज के मुख्य निर्धारक तत्व कौन सी है। ये क्वेश्चन था आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा बताओ इसको सभी। ठीक है, चलो ये बात होगी, सभी चीजें इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं दीर्घकाल में उत्पादक का संतुलन होगा, बताओ भाई। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं दीर्घकाल में उत्पादक का संतुलन होगा। नंबर 1, वर्तमान प्रतिफल के नियम के अंतर्गत, स्थिर प्रतिफल के नियम के अंतर्गत, ह्रासमान प्रतिफल के नियम के अंतर्गत, वृद्धिमान लागत नियम के अंतर्गत। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार कौन सी होती है ये बताओ मुझे लोग। एकाधिकार हो गई है सर। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार तो अपने आप में अलग ही हो गया, उसी का पार्ट है अपूर्ण प्रतियोगिता। और दीर्घकाल में उत्पादक का संतुलन होगा। एकाधिकारात्मक, याद आ रही है कुछ? एकाधिकारात्मक वाली कैटेगरी, यानी उसमें वस्तु थोड़ी भिन्न होती है, फर्में भी ज्यादा होती हैं उत्पादन करने वाली, भिन्न के अकॉर्डिंग की वो अपनी कीमतों में निर्धारण करता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। एकाधिकारात्मक वाला पार्ट पड़ा है सर। ये वही हुआ क्या मोनोपोली वाला? मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली तो एकाधिकार हो गया, उसके अंदर तो उद्योग का कंसेप्ट होता ही नहीं है, अकेली फर्म ही होती है, वही उद्योग है समझो, वो अपनी कीमत अपने अनुसार निर्धारण करता है। एकाधिकार में यही है ना, कीमत का निर्धारण उसके द्वारा किया जाता है, स्वयं के द्वारा। कीमत मेकर, प्राइस मेकर होती है, प्राइस प्रतियोगिता होती है, उद्योग द्वारा कीमत दी हुई होती है। तो ये थर्ड स्टेज है अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक बाजार। हालांकि इसमें अल्पाधिकार भी आएगी, दिव्याधिकार भी आएगी, पढ़ी थी ना हम लोगों ने, अल्पाधिकार दिव्याधिकार ये सबको रीड आउट किया था। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं दीर्घकाल में उत्पादक का संतुलन होगा, क्या ऑप्शन हो सकता है? वृद्धिमान प्रतिफल के नियम के अंतर्गत। वृद्धिमान प्रतिफल क्या होता है नियम, ये बताओ मुझे, लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान प्रतिफल नियम कौन सा होता है? समता प्रतिफल नियम कौन सा होता है? वर्तमान प्रतिफल नियम क्या अर्थ है इसका? एक नंबर। दूसरा समता, तीसरा होता है ह्रासमान, ह्रासमान प्रतिफल नियम के अंतर्गत। ह्रासमान प्रतिफल नियम, ये क्या चीज होती है? फोर्थ नंबर है वृद्धिमान लागत नियम। यदि आपको पता हो, वृद्धिमान ये परिवर्तनशील वाला है क्या? परिवर्तनशील लागत वो वाली है क्या? हाँ वो बात सही है, परिवर्तनशील लागत है तो उसके अंदर 3 अवस्थाएं आ जाती है। नहीं, वृद्धिमान का क्या मतलब है? वही तो है। एवं दीर्घकाल में बताता हूँ अभी मैं, आप लोग बताओ मुझे, पहले तो आपने पढ़ रखा है। दीर्घकाल में उत्पादक का संतुलन, मैंने आपको यही कहा था, रीड आउट अच्छे से करके आना। आज पूरा दिन था आपके पास, कम से कम इन क्वेश्चनों को तो इजी गोइंग कर लेते, अच्छे से हो जाता है टॉपिक आपका। आज इकोनॉमिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाता, कल हमें केंद्रीय, कल ध्यान रखना मीन मोड मीडियन
और आपका ये आपके वाला पार्ट डिस्कशन में एसडी क्यूडी एमडी पूरा करना है, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और आपका डिस्कशन में जो टॉपिक है उसको करना है। हालांकि फर्स्ट यूनिट वाइज करना चाहिए, आपको दिन ही इतने बचे हैं, ठीक है। देखो आज 2-3 लोग वैसे ही कम हो गए इस चक्कर में, है ना। तो हमने सर 1.5 दिखाया, हम आगे कुछ पढ़ा नहीं, उसके बाद भी आगे देते। हाँ, ऐपपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और दीर्घकाल में उत्पादक का संतुलन होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो, मेरी बात सुनो, पहले तो सर बताओ ये कि इंग्लिश में बता दो क्या कहते हैं इनको। इंग्लिश में किसको? वर्तमान प्रतिफल, क्षमता, ह्रासमान प्रतिफल, इनको? हाँ सर ये सारों को, वही तो हिंदी शेयर- पल्ले नहीं पड़ती। शेयर कर दो, हाँ, वर्तमान का मतलब क्या देखो इंग्लिश में क्या बोलेंगे। प्रतिफल का मतलब होता है उत्पादन, है ना, प्रोडक्शन कितना हुआ, ठीक है। आपका प्रोडक्शन वाला नियम, यानी वर्तमान प्रतिफल का मतलब हुआ जैसे जैसे लागतें बढ़ती है, क्योंकि आपको पता हो संतुलन जब हम लोग कर रहे थे एआर और एमआर, पूर्ण प्रतियोगिता में वक्र कैसा होता है मुझे बताओ। एक तो थी आपकी पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता में तो ओएक्स अक्ष के समानांतर होता है, ये तो पता ही है ना, ओ की कीमत पर पूर्ण प्रतियोगिता का वक्र होता है इस तरह का ना, स्थिर कीमत की इन्फिनिटी घटने होता बढ़ने है पर जो। मांग पर हाँ इम्पैक्ट भी पड़ता है, ये होता है अनंत रोजगार वक्र। लेकिन उसके बाद मैंने एकाधिकार पढ़ाई, तो एकाधिकार में कैसा होता है, कीमत के बढ़ने पर मांग में कम परिवर्तन होता है एकाधिकार में। एक मिनट समझो, मोनोपोली में क्या था कि कीमत के घटने पड़ने का मांग पर क्या पड़ता है, ज्यादा प्रभाव पड़ता है कम पड़ता है, मतलब मांग पर इम्पैक्ट क्या रहेगा, एकाधिकार के अंदर क्या स्थिति रहेगी, मोनोपोली में कम पड़ता है सर। कम पड़ता है। तो सीधी सी बात है, इसका वक्र क्या होगा, तेजी से गिरता हुआ होगा या कम ढाल वाला होगा, बताओ। कम वाला ही होगा क्योंकि कीमत गिरता हुआ कम होगा है। सर, भाई एपी गिरता हुआ लेस होगा। देन 1, अरे गिरता हुआ होगा, तेजी से गिरता हुआ होगा, कम होगा, ये बताओ। कम गिरता होगा हुआ तो सर। होगा ही, कम होगा। सोचो, फिर आपने पढ़ा ही नहीं आज अच्छे से। देखो मेरी बात सुनो, चलो एक डाल तो ये है एआर का और एक डाल है इस तरीके से AR। अब बताओ कौन सा किसका है, मोनोपोली का कौन सा और मोनोपोलिस्टिक का कौन सा है, बताओ। सर लेफ्ट वाला तो मोनोपोली का है। ये वाला मोनोपोली की है, क्यों है ये आपके साथ तो अभी आप लोगों ने कम डाल वाला, फिर तो ये होना चाहिए। नहीं सर ये वाला ही होगा, नहीं यही होगा, इसमें देखो ग्राफ से कीमत पता चल में, गया। हाँ हाँ मैं और क्या मैंने आपको सिखाया था, यानी कीमत की तुलना में मांग में क्या होगा, कीमत में कम परिवर्तन होगा, मांग में ज्यादा परिवर्तन होगा, ठीक है ना। कीमत में हाँ एकाधिकार का मोनोपोली इलास्टिक कैसे कम होता है, यानी कीमत की तुलना में मांग में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है तो अत्यधिक रोजगार होगी, और तेजी से गिरता हुआ बनाएंगे तो और तेजी से गिरता हुआ बना उसको, अपने को। तो मांग में कम होगा ना परिवर्तन कीमत की तुलना में। हाँ वही तो करना है, तेजी से गिरता हुआ ये स्थिति है, तो कीमत में ज्यादा परिवर्तन होगा, मांग में कम परिवर्तन होगा, तो उसका वक्र तेजी से गिरता होगा, तेजी से गिरता हुआ होगा तो ई पी लेस देन क्या होगी 1, इकाई से कम रोजगार। भाई एकाधिकार के अंदर इकाई रोजगार कैसी होती है बताओ, एकाधिकार के अंदर आपकी जो मांग की लोच है वो कैसी होती है, इकाई से कम होती है सर। और आपकी मोनोपोलिस्टिक में, मोनोपोलिस्टिक में बताओ, मोनोपोलिस्टिक में इकाई से अधिक, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होता है, देखो जब मैंने आपको एआर और एमआर वक्र बनाने के लिए कहा, एआर और एमआर वक्र जो बनाएंगे हम लोग एआर और एमआर वक्र, तो आपको यदि मैंने तरीका बताया होगा,
आपको एक बताया होगा 1:1 बताया था क्या? एक बताया होगा 2:1 इस तरह के वक्र बनाए होंगे। पढ़ा था कि नोट्स में लिखा हुआ है 1:1 2:1 यानी ये दूरी बराबर है एकाधिकार। ये 2 का होगा ये 1 का होगा 2:1 ये 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर डिफरेंसेस होगा। ये आपकी मोनोपोलिस्टिक एकाधिकारात्मक है ना। यानी इसके अंदर कीमत में कम परिवर्तन में मांग में ज्यादा परिवर्तन होता है। इसमें कीमत में ज्यादा परिवर्तन है लेकिन मांग में कम परिवर्तन होता है। और एकाधिकार में ऐसा ही होता है क्योंकि वो भिन्न वस्तु बनाता है। एकाधिकार की स्थिति क्या है? भिन्न वस्तु अलग वस्तु बनाता है। वो जब अलग वस्तु बनाता है एकाधिकार जो फर्म है वही उद्योग एक ही चीज होती है और कीमत अपने अनुसार रखती है वो। तो सीधी सी बात है एकाधिकार की स्थिति में हमेशा कीमत वो ज्यादा रखेगा अन्य की तुलना में। ज्यादा रखेगा तो परिवर्तन यदि होता है कीमत में तो मांग में कम परिवर्तन हो वो अपने अनुसार अलग अलग बाजार में अलग अलग वस्तुओं में कीमत निर्धारित कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्तमान प्रतिफल नियम यानी उत्पादन जैसे जैसे एमसी लागतें जो बढ़ती है। हमने एक संतुलन अवस्था पढ़ी थी तो संतुलन अवस्था में ये पढ़ा था कि एम आर संतुलन कहाँ होगा देखो कहीं भी देखना चाहे मोनोपोलिस्टिक हो चाहे कोई भी होगी मान लो एम आर। हम कहते हैं संतुलन वहां होगा जहाँ आपकी लागतें अल्पकालीन गैसेस और दीर्घकालीन एलएसी बिंदु कौन घटेगा आपका एलएमसी या एसएमसी। ठीक है। जहां एमआर एमसी को काटेगी वो आपकी होगी संतुलन अवस्था। ये कीमत का ध्यान हो गया वो क्यों आपका उत्पादन कर रहे हो। ठीक है। और औसत लागतें ये होगी पी के एल आर कर कुछ है ये उसको असामान्य लाभ मिलेगा क्योंकि लागतें ज्यादा कीमत नहीं। ठीक है। ऐसा किसमें होता है असामान्य लाभ ज्यादातर एकाधिकार। बात ये आती है कि एम आर एम सी को काटता है एम आर एम सी काटता है लेकिन शर्त होती है कि एम सी क्या हो। यदि आपको बताओ एम सी क्या लिखा हुआ आता है बढ़ती हुई होनी चाहिए। एम सी मतलब सीमांत लागतें। तो यहाँ पर वर्तमान प्रतिफल नियम का मतलब ये हुआ जैसे जैसे आप मतलब प्रति इकाई लागतें बढ़ा रहे हो तो आपका जो वर्तमान प्रतिफल जो प्रोडक्शन आता है वो प्रति इकाई लागतों के अनुसार बढ़ता हुआ आना चाहिए। जैसे मान लो 1 इकाई लगाई आपने तो 10 टन उत्पादन होगा। 2 इकाई लगाने पर 25 टन हुआ इन दोनों का डिफरेंस बढ़ गया। 3 इकाई लगाने पर आपका 45 टन हो गया। ठीक है। यानी फिर 20 की वृद्धि होगी। 4 पर इस तरह की वृद्धि यानी इनके बीच का अंतर वर्तमान प्रतिफल यानी प्रति इकाई लागतों के अनुसार जो आपका प्रोडक्शन बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो एप्पल प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में उत्पादन का संतुलन हमेशा वर्तमान प्रतिफल नियम के अनुसार ही होता है। आपकी प्रति के उत्पादन बढ़ती है और लागतें भी बढ़ रही है साथ ही साथ इसके साथ वर्तमान प्रतिफल में लागतें भी बढ़ती है। समता में समान दर से बढ़ती होती है समान दर नहीं। ह्रासमान में उल्टा होता है कि आपकी लागतें तो बढ़ रही है लेकिन आपका प्रोडक्शन क्या हो रहा है कम हो रहा है प्रति इकाई। तो वर्तमान लागत ये लागतें बढ़ती हुई इसमें आएगा आंसर ए वर्तमान प्रतिफल नियम एप्पल प्रतियोगिता बाजार में। और दीर्घकाल की बात कर रहे हैं दीर्घकाल में उत्पादन का संतुलन होगा इस अवस्था में। प्रश्न अच्छा है बट इस बुक के अनुसार ये प्रश्न थोड़े अजीब से बनाए हुए इतना खास क्वेश्चन मतलब अटैच नहीं कर पाया इस चीज को है ना। फिर भी इसको रीड आउट करना आप लोग। एक चीज क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं आपसे पढ़ के नहीं आए आप लोग बिल्कुल पढ़े नहीं हो। आगे ये खुशी की कई लोग तो आए भी नहीं देख लो आप डर के मारे। सही बात है। व्युत्पन्न मांग क्या होती है व्युत्पन्न मांग व्युत्पन्न मांग इसका उदाहरण मैंने आपको बताया भी था। व्युत्पन्न मांग होती है नंबर 1 प्रत्यक्ष मांग डायरेक्ट। नंबर 2 अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। नंबर 3 व्यक्तिगत मांग। नंबर 4 बाजार मांग। बताओ ये कौन सी व्युत्पन्न मांग बता सकते जैसे जैसे हम लोग कहें कि किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके साथ उसके सहायक वस्तुओं की डिमांड होगी तो आप बोल सकते हो व्युत्पन्न मांग। ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन
तो भेज दी मुझे टेस्टमेंट में, हाँ आपका टेस्टमेंट में कुछ गई है, एक गई क्या एग्जाम मिली क्यों? सर कोफिशिएंट वेरिएंस का इक्वल वेरिएंस बाय मीन होता है। वो आप बताओ क्या होता है, क्या फार्मूला होता है? विचलन गुणांक CV किसके बराबर होता है? हाँ, वेरिएंस बाय मीन, सॉरी ST बाय मीन, नहीं ST बाय मीन, SD बाय बाय मीन, हाँ इनटू 100 परसेंटेज का आ जाएगा। हाँ बाकी लोग अब बताना इसको सही है क्या? आपने सही बताया, बाकी लोग बताओ। ये बता रहे हैं CV बराबर सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, सही है बिल्कुल। अनदर क्या हुआ, हमें CV कितना दे रखा है 45%, सिग्मा हमें निकालना है, एक्स बार है 100 इंटू कितना है 100, प्रतिशत का मतलब क्या हुआ 45 अपॉन 100 इक्वल टू 100 कर दिया, सिग्मा इक्वल टू ये आ गया 0.45, सही है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन में 45.45, 4.5 एंड 450, बताओ सही लिखा है इसमें? CV बराबर ये लिखा है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। CV तो सही लग रहा है सर, यही है सर, CV तो यही है फॉर्मूला तो। सोचो क्या है ये, प्रतिशत लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा ये बताओ। सर वहाँ पे अगर परसेंट दिया हुआ है तो 100 वहाँ पे लगेगा नहीं शायद, ऐसा कुछ होगा। CV का फार्मूला सही है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, लेकिन हम 100 100 लगा रहे हैं हाँ यहाँ, तो यहाँ नहीं लगेगा, ध्यान ठीक रखना, है। ठीक है ना। 45 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 100 इंटू 100 से प्रतिशत का रूप ले लिया ना हमने, या तो 45 आएगा, तो सिग्मा इक्वल टू आंसर कितना आएगा 45, 45 ठीक है। ठीक है। अब करके देख लो, ऐसे समझ में नहीं है सही तरीका, यदि सिग्मा 45 है लगा दिया, एक्स बार आपको कितनी दी, एक्स बार कितनी है मीन 100 है, और CV बराबर निकाल रहे हो प्रतिशत में, है ना। फार्मूला था सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, 100 से 100 क्या हुआ कट गया, कितना आ गया 45, CV इक्वल टू 45। अब ये प्रतिशत में है, क्यों? क्योंकि गुणा में हमने क्या लिया था, प्रतिशत रूप लिया था, ठीक है। CV इक्वल टू 45%, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर CV जब परसेंट में तो प्रतिशत नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ना केंद्रीय प्रवृत्ति विचलन और विषमता को मापने में प्रयुक्त होते हैं कौन कौन से? क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आंसर देना, अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय प्रवृत्ति विचलन और विषमता को मापने में, केंद्रीय प्रवृत्ति और कहता है विचलन डेविएशन, है ना, एवं स्क्यूनेस की बात कर रहे, विषमता 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 को मापने में, को मापने में प्रयुक्त होते हैं। नंबर 1 मीडियन, नंबर 2 दशमलव क्या होता है बताओ भाई, डेसिमल, है ना, डिसाइल, हाँ हाँ डेसिमल ही हुआ ना दशमलव। सी दे रखा है आपको शतमक, परसेंटाइल, शतमक, और डी दे रखा चतुर्थक 2D, और चतुर्थक हो गया क्वार्टाइल। अब बताओ क्या आंसर आना चाहिए। केंद्रीय प्रवृत्ति विचलन और विषमता को मापने में प्रयुक्त होते हैं माध्यिका, दशमक, शतमक या चतुर्थक? माध्यिका।
सोचो, माध्यिका होती है तो माध्यिका विचलन चाहिए, विषमता में माध्यिका होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और उसके अलावा वही या कोमा एवं केंद्रीय प्रवृत्ति ना, कोमा लगा दे, विचलन एवं विषमता को मापने में प्रयुक्त होते हैं। क्या आएगा? केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन कौन से आएंगे? मीन आ गया, आप मीन आ मीडियन, गया ना, मीडियन आ गया, बहुलक आ गया। ठीक है, ये क्या कहता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप माध्य, माध्यिका और बहुलक का उपयोग चतुर्थक विचलन की गणना में काम में लिए जाते हैं। मैंने ऑप्शन दिया है डी, इसके अनुसार चतुर्थक विचलन में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मेरे को जचा नहीं है बिल्कुल भी क्वेश्चन बनाने में। मैं तो ये कह रहा हूँ इसके हिसाब से केंद्रीय प्रवृत्ति, विचलन और विषमता को मापने में प्रयुक्त होते हैं। सुन समझे, तो केंद्रीय प्रवृत्ति में तो मापने में प्रयुक्त होते हैं। विचलन को सही है चतुर्थक करने के लिए, विषमता को मापने के लिए केंद्रीय का उपयोग करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन ही नहीं बना सी ढंग से। केंद्रीय प्रवृत्ति, विचलन एवं विषमता को मापने में प्रयुक्त होते हैं। माध्यिका दशमलव परसेंट है, इनका कोई लेना देना नहीं है, ये दो तो कैंसिल है। आपका दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो मीडियन या चतुर्थक। चतुर्थक में हम लोग किन किन का अध्ययन करते हैं? Q1 Q3 का, ज्यादातर इसी का प्रयोग करते हैं। Q1 और Q3 का के माध्यम से डेविएशन ज्ञात करते हैं। चलो ठीक है, विषमता ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि थी? Q1 Q3 से रिलेटेड विधि थी ना। देखो, एक तो बाउले की थी, कार्ल पियर्सन की थी, दो विधियां पढ़ी थी, आप लोगों को याद आई हो। विषमता को ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने दो विधियां पढ़ी थी, तो बाउले की और एक कार्ल पियर्सन की, तो मेथड पढ़े थे। ये आपको याद आ रहा हो, हालांकि सिलेबस में नहीं है विषमता, फिर भी लिखवा करवा दिया था मैंने टॉपिक। ठीक है, Q1 Q3 का प्रयोग। केंद्रीय प्रवृत्ति में हम लोग ज्यादातर माध्यिका की बात करते हैं। ऑप्शन तो है माची, चलो छोड़ दो इसको, क्वेश्चन बैठा नहीं ढंग से। नेक्स्ट देखो, एक चीज एक्सप्लेनेशन और नहीं है क्या बताओ। सर? हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है क्या? एक्सप्रेशन नहीं है वो, तो ये एक्सप्रेशन ही बड़ी अजीब सी दे रखी है। एक्सप्रेशन दे रखा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, कहता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, के माप क्या क्या है? समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक का प्रयोग चतुर्थक विचलन ज्ञात करने में किया जाता है। तो फिर इनको क्यों लिखा? आई बात समझ में? फिर ये नहीं होना चाहिए आपका, यूं होता प्रश्न। केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आवाज नहीं बेटा। केंद्रीय प्रवृत्ति है ना, क्वेश्चन सही करना चाहिए। केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोग को मापने में प्रयुक्त होते हैं, ये प्रश्न बन सकता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोग को मापने में, किसको मापने में? चतुर्थक को। क्वार्टाइल एंड ये तो प्रश्न बैठेगा ही नहीं बेटा, ये तो उसके हिसाब से जो दे रखा है गलत ही यही है, वो छाप देते हैं उसको बात। नेक्स्ट देखो, प्रतिगमन गुणांक से प्रभावित होते हैं, ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिगमन गुणांक से प्रभावित होते हैं, कौन सी बनाई थी? देखो,
देखो नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, उसको देख लेते हैं हम। उसका आंसर क्या कहता है? प्रतिगमन गुणांक से प्रभावित होते हैं। प्रतिगमन गुणांक पढ़े थे, क्या क्या होते हैं बता सकते हो? स्केल से होते हैं सर, ओरिजिन से नहीं होते। हाँ, प्रभावित होते हैं। अब ये ऑप्शन दे देता हूँ मैं। रिग्रेशन है ना, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। नंबर 1 उद्गम में परिवर्तन। उद्गम समझते हो? उद्गम से नहीं होते सर, ये स्केल से होते हैं, ये बोल रहा था। हाँ ठीक है, उद्गम में परिवर्तन पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है पैमाने के परिवर्तन, जो स्केल की बात कर रहे हो आप, पैमाने में परिवर्तन। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है दोनों उद्गम पैमाने दोनों का। चौथा न तो उद्गम से न ही पैमाने से। ठीक है। फिर तीसरे में कहता है दोनों से। चौथे में कहता है दोनों से नहीं, किसी से भी नहीं। तो आंसर क्या बनेगा? जो आपका रिग्रेशन गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन में किससे प्रभावित होते हैं? सही बताया, पैमाने से, स्केल से। कहता प्रतिगमन गुणांक वह अनुपात है जो यह बताता है कि एक श्रेणी के चर मूल्यों में एक का परिवर्तन होने से दूसरी श्रेणी के चर मूल्यों में औसतन कितना परिवर्तन हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये अनुपातिक बात करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, सबसे अनिश्चित माध्य कौन सा है? अनिश्चित, अस्थिर, सबसे अनिश्चित माध्य कौन सा है? बताओ भाई। अनिश्चित बोल दो, अस्थिर बोल दो, कौन सा माध्य है? समांतर माध्य है, माध्यिका, बहुलक, या इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या आएगा आंसर, बोलिए। समांतर माध्य ही आएगा सर। सबसे अनिश्चित माध्य है, अस्थिर माध्य है, बोलिए। आएगा तो क्यों आएगा? बाकी लोग बताओ। यदि आप वही है ना केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ लेते तो उसमें आ जाता। सबसे अस्थिर माध्य आपका जेड है, बहुलक। अस्थिर इसलिए है, जैसे मैंने एग्जांपल दे दी हूँ। ठीक है, देखो 1 2 3 4, एक सबसे ज्यादा बार आया 4 बार, इसलिए आंसर हो गया 1। कहाँ कंपैरिजन बैठ रहा है इस सीरीज में? कहाँ बैठ रहा है कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति की बात कर रहा है? क्योंकि एक 4 बार आ गया, इससे सभी छोटी इकाई जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या कहते हैं? बीच का मूल्य। कहाँ लग रहा है आपको बीच का मूल्य आ रहा है? बताओ। तो ज्यादा बार आया इसलिए मैं कहती हूँ। सबसे अस्थिर माध्य कौन सा हुआ आपका? बहुलक हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। प्रवृत्ति मापन यानी ट्रेंड वैल्यू है ना, ट्रेंड वैल्यू जब हम लोगों ने की थी, प्रवृत्ति मापन ट्रेंड वैल्यू कर रखी नहीं की ना मैं अभी तक? तुम पूछ रहे थे ना, नहीं की सर, टाइम सीरीज में ही आएगी वो तो। टाइम सीरीज में आएगी इसलिए भी पूछ रहा। चलो कुछ और पूछ लेता हूँ। नॉर्मल क्वेश्चन बता रखे, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है सबसे अधिक बारंबार का आपका। जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ी थी तो मानव श्रेणी की कीमत। चलो ये बताओ, जब मुद्रा आपूर्ति, आपूर्ति मतलब समझ गए ना, पूर्ति की बढ़ती है तो कहता माल और वस्तु, माल और सेवाओं की कीमत क्या होगी बताओ? सेवाओं की कीमत नंबर 1 कीमत घटती है, ठीक है, बढ़ती है, परिकलित होती है, या कोई परिवर्तन नहीं होता? बताओ। बढ़ेगी सर। जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है तो माल और सेवाओं की कीमत
परिकृत नहीं होती, बढ़ती है, घटती है, या कोई परिवर्तन नहीं होता? तो बढ़नी चाहिए सर मानव मेरे सेवा, हिसाब से। हाँ? मानव सेवा बढ़नी की बात चाहिए। कर रहा है, हमें बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड क्या करेगा, ज्यादा हो जाएगी, मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, मुद्रा की बात कर रहा है, मुद्रा आपूर्ति। आपने मुद्रा वाला टॉपिक पढ़ लिया ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना मुद्रा के बारे में, मनी, हाँ सर। ये तो कर लिया ना। हम्म। तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होगा, मांग घटेगी बढ़ेगी? मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होगा, मुद्रा में कमी होने पर क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति में कमी होने पर क्या होगा, कमी होने पर क्या होगा? मुद्रास्फीति की स्थिति कब आती है, मुद्रा संस्फीति की स्थिति कब आती है, मुद्रा आपकी मंदी की जो स्थिति होती है वो कब आती है ना, अपस्फीति, उससे रिलेटेड टॉपिक है ये। मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमने साख नियंत्रण और वो घटक किए थे, मौद्रिक नीति के उपाय, राजकोषीय नीति उपाय सब पढ़ रखे हैं, बैंक दर में वृद्धि या बैंक दर में कमी, ये सब चीजें, ठीक है ना? याद आ रहा है कुछ? पढ़ते नहीं हो, पढ़ाई कर लो, अब दिन थोड़े ही बचे हैं।